नमस्कार, मैं हूं नरेश वारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में होब्स की अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। हमने मैकियावेली की अध्ययन पद्धति, अरिस्टोटल की अध्ययन पद्धति और प्लेटो की अध्ययन पद्धति पूर्ववर्ती वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम होब्स की अध्ययन पद्धति देखेंगे। होब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वो होब्स के दर्शन पे जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ा उनसे प्रभावित थी। जैसा हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कैसे होब्स उस समय जो वैज्ञानिक खोज हो रही थी होब्स के समय में, उनसे होब्स प्रभावित हुए। उनकी यूरोपीय यात्राओं से होब्स प्रभावित हुए। उनकी यूरोपीय यात्राओं के दौरान और जिन शिष्यों के वो शिक्षक रहे, उन सम्राट वर्गों की वजह से उनका जिनसे संपर्क स्थापित हुआ, इन सब का उनके दर्शन पर प्रभाव पड़ा। तो होब्स के समय में जो वैज्ञानिक खोज हो रही थी उनका इम्पैक्ट उनके अध्ययन पद्धति पर पड़ा। उनके समय में जो विचारक थे, जो पूर्ववर्ती विचारक थे, उनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी वो मुख्य रूप से दो प्रकार की थी। उनमें वो मध्य युग के प्रचलित जो धार्मिक ग्रंथ थे उन पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति से प्रभावित थी या प्रमाणवादी पद्धति में विश्वास करती थी, तथा कुछ जैसे बोंदा जैसे लेखकों द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी। मुख्य रूप से ये दो पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थी, लेकिन होब्स ने इन दोनों का प्रयोग नहीं किया। होब्स इन दोनों से इतर एक पूर्णतया भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया और तार्किक और बुद्धिजीवी दृष्टिकोण के आधार पर समाज विज्ञान की रचना करने की कोशिश उन्होंने की। होब्स ने कहा कि इतिहास के पाठ अधिकांशतः मूल्यहीन है, यानी उन्होंने इस कथन में जो बोंदा की हिस्टोरिकल अप्रोच थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया। कॉमनवेल्थ की रचना के लिए विशिष्ट नियमों और सिद्धांतों का पता लगाना आवश्यक है जिनकी वैज्ञानिक अथवा शाश्वत वैधता हो। तो इस कथन में स्पष्ट है कि होब्स की जो साइंस के प्रति जो क्वेस्ट है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है कि उनको तलाश थी उन यूनिवर्सल रूल की जिनके आधार पर किसी परिघटना को डिफाइन किया जा सकता है। उसके लिए इतिहास से अधिक अच्छा है विवेक, यानी इतिहास की बजाय उन्होंने विवेक को ज़्यादा विश्वसनीय माना, यानी रीजन के आधार पर उन सिद्धांतों नियमों की खोज की जा सकती है जो वैज्ञानिक आधार पर घटित होते हैं। होब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहते थे। उनके अनुसार भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था है। संसार में जो कुछ होता है उसकी एक दूसरे से सापेक्ष पिंडों के विस्थापन द्वारा ज्यामितिक परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जा सकती है। देखिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि होब्स के समय में केपलर, गैलीलियो, डेकार्टो ने जो यांत्रिक विज्ञान की स्थापना की, यांत्रिक विज्ञान की खोज की, उसका होब्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो होब्स ने माना कि जिस प्रकार भौतिक जीवन में भौतिक परिघटनाओं के पीछे या भौतिक परिघटनाओं का सार है वह गति है, मोशन है, वैसे ही उन्होंने मानसिक परिस्थितियों के पीछे तथा गैर भौतिक संसार के प्रेरणा भी मोशन को माना। और जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल हम देखें कि जिस हिसाब से एक इंजन है वो सर्टेन पुर्जों को सही क्रम में लगाने का और उनमें ईंधन डालने से उनका संचालन होता है, वैसे ही होब्स मानते हैं कि संसार में जो कुछ है उसकी एक दूसरे से सापेक्ष पिंडों के विस्थापन द्वारा ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जा सकती है कि सेम वैसे ही गति ही हर परिघटना का सार है। गति के आधार पर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। होब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषों
के मेल से घटित होती है। यानी जो कुछ नेचुरल फिनोमिना है वो विभिन्न संश्लेषों के मेल से घटित होता है। इन संश्लेषों के मूल में भी कुछ गतियां ही रहती है। यदि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन गतियों को समझना होगा। तो ये होब्स का यांत्रिक विज्ञान के प्रति मोह था और वो यांत्रिक विज्ञान के सिद्धांतों नियमों के आधार पर ही पूरे दर्शन की रचना करना चाहते थे। होब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का जो मूल आधार है वो ज्यामिति और यांत्रिकी है। तो अगर हम समराइज करें कि होब्स की अध्ययन पद्धति थी वो कैसी थी, तो वो मुख्य रूप से वैज्ञानिक भौतिकवादी थी। वैज्ञानिक भौतिकवाद से तात्पर्य है कि जो परिघटनाओं को कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप में डिवाइड करती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कोई घटना ए कारण है बी का, बी कारण है सी का। यानी ये जो कोई घटना क्यों घटित होती है हो रही है और उसके पीछे क्या कारण है, इस संदर्भ में इस संबंध को डिफाइन करना ही कॉजल रिलेशन इस्टेब्लिश करना कहलाता है। जो मध्य युग की विचार पद्धति थी जिसमें धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास मुख्य था, उसके प्रति होब्स ने अविश्वास जताया। वास्तविक वस्तु जगत में उन्होंने विश्वास जताया, ना किसी मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में विश्वास कराया, ये हम देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानव स्वभाव, चरित्र, भावनाओं और इच्छाओं के विश्लेषण के आधार पर स्वभाव के अनुरूप राज्य का स्वरूप का अध्ययन उन्होंने किया। होब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। यानी जो भौतिकवादी होते हैं, भले वो मार्क्स हो, आगे हम पढ़ेंगे, या होब्स हो, वो पदार्थ की सत्ता को ही अंतिम मानते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, यानी उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो होब्स का भी यही विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग नहीं है। यानी एक तरीके से वह ब्रह्म है, सत्य है तो वह पदार्थ ही है और पदार्थ ही सत्य है। होब्स भौतिक वातावरण को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार भौतिक वातावरण ही मानव मनोविज्ञान का आधार व आरंभ बिंदु है। यानी मनुष्य की जो मानसिक प्रक्रिया है वह भी अंततोगत्वा भौतिक वातावरण से ही प्रभावित होती है और भौतिक वातावरण ही उसके परिवर्तन के पीछे प्रेरक शक्ति है, निर्धारक तत्व है। तो ये जो होब्स की अध्ययन पद्धति है, ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना ही नहीं हुई। होब्स अध्ययन पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसकी उतनी भी आलोचना हुई। होब्स का जो ये नास्तिकवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद पर जो जोर था उसकी घोर निंदा हुई। हेनरी मोर, कडवर्थ जैसे दार्शनिकों ने इसकी निंदा की। कम्बरलैंड जैसे धर्मशास्त्रियों ने इसकी निंदा की। फिल्मर जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने भी इसकी निंदा की, आलोचना की। लेकिन इसके बावजूद होब्स का जो अध्ययन पद्धति है उसका अपना दर्शन के क्षेत्र में योगदान है। वह योगदान ऐसे है कि होब्स से पहले, यानी होब्स के समय तक इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आवश्यकता के प्रति कोई चेतना नहीं थी। होब्स ने अनुभव किया कि एक विकसित पद्धति के बिना राजनीति विज्ञान नहीं बन सकती। यानी होब्स का योगदान राजनीति को विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण है। होब्स वह प्रथम विचारक थे जिनकी मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों से बहुत कुछ लिया जा सकता है। देखिए, ये जो विचार थे ये इस टाइम सबसे पहली बार प्रकट हुए थे। बाद में ये विचार विकसित हुए और आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे व्यवहारवाद में आते आते भौतिक विज्ञानों की जो पद्धतियाँ थी उनका किस कदर बोलबाला हो गया था। होब्स के भौतिकवाद की छाप मोंटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स पर देखी जा सकती है। होब्स में उपयोगितावाद का भी आरंभ मिलता है। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे होब्स बहुत सारे परिवर्तनों के बीज होब्स के दर्शन में मिलते हैं। तो होब्स का योगदान इस सेंस में भी बहुत ज़्यादा है कि ना केवल उन्होंने भौतिकवाद बल्कि राजनीति को विज्ञान बनाने में तथा उपयोगितावाद के अंश भी उनमें मिलते हैं। स्ट्रॉस
का कथन है कि गैलीलियो का अनुसरण कर होब्स ने भौतिक विज्ञान की पद्धति को राजनीति विज्ञान में लागू तो करना चाहा, परंतु ऐसा करने में वह सफल न हो सका, क्योंकि भौतिक शास्त्र का विषय प्राकृतिक पदार्थ है जबकि राजनीति शास्त्र का विषय कृत्रिम पदार्थ है। तो ये सार है कि होब्स का ये जो प्रयास था, प्रयास भले ही सराहनीय हो, लेकिन ये सफल नहीं हो सके। क्यों नहीं सफल हो सके? क्योंकि भौतिक विज्ञान है, उसका जो विषय वस्तु है वो प्राकृतिक पदार्थ है, यानी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, उनको समझना है। जबकि राजनीति शास्त्र का विषय कृत्रिम वस्तु है, यानी मैन मेड है, यानी मनुष्य का आचरण है, मनुष्य का व्यवहार है, मनुष्य का कृत्य है। तो इन सब पर वो भौतिक रूल लागू नहीं होते जो कि भौतिक विज्ञान में लागू होते हैं। तो ये हमने आज देखा कि होब्स की अध्ययन पद्धति क्या थी और कैसे उनकी अध्ययन पद्धति का राजनीति विज्ञान के विकास में योगदान है। थैंक यू सो मच।